हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं डिप्लोमा कोर्सेज के रिवीजन सीरीज में। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल की यूनिट नंबर 4 और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ISO 9000 सीरीज के बारे में और दूसरे अदर स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग क्वालिटी के बारे में देखेंगे, क्या होती है क्वालिटी, क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वी विल एक्सप्लेन द क्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है और अगर आप कहीं पे क्वालिटी पुअर रखते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ द क्वालिटी। ठीक है, हम ये भी देखने वाले हैं कि कॉस्ट कौन कौन सी एसोसिएटेड होती है क्वालिटी से, और हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी अवार्ड्स को भी देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट क्वालिटी गुरुज थे जिन्होंने अलग अलग फिलॉसफी दी थी क्वालिटी की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग यहां पे TQM के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वी विल आल्सो गेट एन ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वी विल आल्सो गेट एन ओवरव्यू ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट एज वेल एज I will also describe the various quality tools। बहुत सारे जो क्वालिटी टूल्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट से। सो व्हाट इज द क्वालिटी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्वालिटी क्या होती है। तो क्वालिटी के बारे में अगर हम देखें तो क्वालिटी क्या है कि क्वालिटी इज एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू कंसिस्टेंटली मीट और एक्सीड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो कोई भी आपका प्रोडक्ट है अगर वो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, या उसकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में वो जो क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की होगी बेटर। ओके, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वालिटी है, ठीक है, वो हमारी एक्चुअली सर्विस से भी रिलेटेड हो सकती है और प्रोडक्ट से भी रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, अगर किसी भी चीज की सर्विस अच्छी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्वालिटी में हमारे पास जो क्वालिटी था वो काफी 1924 में जो टर्म हुई थी वो बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस हुई। और अगर हम देखें तो 1924 में हमारे पास एक चार्ट आया था जिसको हम लोग कंट्रोल चार्ट बोलते हैं। तो स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट का हमने यूज पहली बार 1924 में किया था। उसके बाद 1930 में हम लोगों ने एक्सेप्टेंस सैंपलिंग देखी, जिसमें से हम एक लॉट में से कुछ जो हमारे पास प्रोडक्ट होते थे वो हम निकालते थे और उसको देखते थे कि इफ दे आर विद इन द लिमिट्स तो हमें वो पूरे लॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उस पर डिपेंड करता था। उसके बाद हम लोग बात करें 1940 में, तो हम लोगों के पास 1940 में स्टैटिकल सैंपलिंग टेक्निक्स आ गई थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1950 में, तो हमारे पास TQC टोटल क्वालिटी कंट्रोल या फिर जो क्वालिटी एश्योरेंस है, ये सारी चीजें आ गई थी। इन 1960 में हमारे पास जीरो डिफेक्ट का कंसेप्ट आ गया था और 1970 में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस इन सर्विसेज आ गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, ठीक है, तो एम्फेसिस ऑन फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द डिफेक्ट बिफोर रीचिंग टू द मार्केट इज नोन एज द क्वालिटी एश्योरेंस। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका मार्केट में जाने वाला है उससे पहले अगर आप उसकी क्वालिटी चेक करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। आप एश्योर कर रहे हो कि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सही है। ठीक है, दूसरा आपका होता है स्ट्रेटेजिक अप्रोच। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या होती है, इसमें प्रोएक्टिव या फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स फ्रॉम अकरिंग। हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ज्यादातर जो फोकस करते हैं वो हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो क्वालिटी थी, ठीक है, क्वालिटी में अगर हम लोग बात करें तो क्वालिटी गुरुज हमारे पास बहुत सारे थे। ठीक है, जैसे हम लोग वाल्टर सेवर्ट के बारे में बात करें तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, एडवर्ड डेमिंग की बात करें तो उन्होंने 14 पॉइंट्स ऑफ क्वालिटी दिए थे। एम जुरान ने भी क्वालिटी की थ्योरी दी थी। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द साइंटिस्ट दैट हैव प्रोवाइडेड समथिंग इनटू द क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, इन सारे जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिसमें इशिकावा है, तागुची है, बी क्रॉसबी है। ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या क्वालिटी मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर हम डेमिंग की बात करें तो डेमिंग ने हमारे पास 14 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें हम लोग स्पेशल एंड कॉमन काउज ऑफ वेरिएशन भी इंक्लूडेड था। तो इन्होंने 14 पॉइंट्स बताए थे क्वालिटी मैनेजमेंट की थी। क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या 14 पॉइंट्स होते हैं। जुरान ने यह बोला था कि क्वालिटी इज अ फिटनेस फॉर यूज। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपकी कितनी फिट है यूज के लिए, दैट इज बेसिकली नोन एज द क्वालिटी। ठीक है,
फ़ुएंगियम ने क्वालिटी को बोला था क्वालिटी इज अ टोटल फील्ड, ठीक है। क्रॉसबी ने बताया था क्वालिटी इज फ्री और जीरो डिफेक्ट का जो कंसेप्ट था वो हमारा क्रॉसबी ने दिया था। इशिकावा ने काउज एंड इफेक्ट डायग्राम दिया था जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर जो इफेक्ट है या कोई भी क्वालिटी में अगर डिफेक्ट आ रहा है तो उसका काउज क्या हो सकता है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टगुची लॉस फंक्शन में किसी भी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने का प्रोसेस बताया था, ठीक है। एंड ओनो एंड सिंगनो ने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ऑफ क्वालिटी की। तो डायमेंशन ऑफ क्वालिटी में अगर हम लोग बात करें तो देयर आर 3 डायमेंशंस और देयर में भी मेनी डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी। द फर्स्ट डायमेंशन इज अ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट इज द परफॉर्मेंस, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आपका किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो दिस इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्वालिटी, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स इज द अपीयरेंस और फील और स्मेल और टेस्ट। कोई भी प्रोडक्ट आपका कैसा दिखता है, कैसा फील होता है, कैसा स्मेल करता है और कैसा आप वो टेस्ट में लग रहा है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एस्थेटिक्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्पेशल फीचर्स की तो देयर आर ऑलवेज सम स्पेशल फीचर्स इन द प्रोडक्ट। जैसे कुछ प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हो सकते हैं, वो भी एक तरह से क्वालिटी के अंदर ही आता है। सो दिस इज ऑल्सो अ डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। एंड लास्ट वन इज द कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस का मतलब है कि कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कस्टमर की कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको बीट कर पा रहा है कि नहीं। अगर आपके कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशन है अगर वो प्रोडक्ट उसको बीट कर रहा है या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कन्फॉर्मेंस, ठीक है। तो हाउ वेल द प्रोडक्ट और सर्विस कन्फर्म्स टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज नोन एज अ कन्फॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस। कोई भी प्रोडक्ट आपका कंसिस्टेंटली कैसा परफॉर्म कर रहा है वो चीज उसकी रिलायबिलिटी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो ड्यूरेबिलिटी जैसा आप सबको पता है कि जो भी प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ होती है उसको हम लोग ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल को आपने 10 साल तक यूज किया तो इसका मतलब उस जो मोबाइल की जो ड्यूरेबिलिटी है दैट इज 10 ईयर्स, ठीक है। अगर कोई आप मोबाइल खरीदते हो और 2 साल में खराब हो जाता है तो इसका मतलब उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो क्या है, कम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्री रिसीव्ड क्वालिटी। प्रीसिव्ड क्वालिटी का मतलब होता है दिस इज द इनडायरेक्ट एवल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी। जैसे किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे हम लोग बात करें कि एप्पल का फोन है तो एप्पल इज अ गुड ब्रांड, ठीक है। तो उसमें हमें पता है कि जब हम एप्पल का कोई भी फोन खरीदेंगे तो उसकी जो क्वालिटी होगी दैट विल बी बेटर देन अदर एंड्रॉइड फोन्स अवेलेबल इन द मार्केट, ओके। तो वहां पे हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीसिव्ड क्वालिटी। दैट मींस द ब्रांड नेम होता है एक बहुत ही अच्छा उसके साथ जुड़ा हुआ, तो हम ये बोलते हैं। उसके बाद आता है सर्विसेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो अगर वो खराब हो जाता है या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसकी सर्विस कितने समय बाद आपको मिलती है या कितने टाइम में उसको सर्विस मिलती है या कितनी जल्दी जो सर्विस है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, ये हमारा सर्विसेबिलिटी कहलाता है। और सर्विस आफ्टर सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप एक बार प्रोडक्ट आप खरीद लेते हो। प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या होता है आपका कि प्रोडक्ट अगर आपने खरीदा है, ठीक है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें हमेशा 1 या 2 साल बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आती है और आपको उसको ठीक कराने के लिए कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर पे जाना पड़ता है या उस प्रोडक्ट की सर्विस आपको अवेल करनी पड़ती है। तो उस केस में जो सर्विसेबिलिटी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी आपकी डायमेंशन ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ऑफ क्वालिटी डायमेंशंस आर परफॉर्मेंस। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे यहां पे देख सकते हो, अगर हम ऑटोमोबाइल का कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो यहां पे परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस का मतलब है यहां पे एवरीथिंग वर्क्स फिट एंड फिनिश, राइड, हैंडलिंग, ग्रेड ऑफ मटेरियल यूज, ये सारी चीजें आपकी सही होनी चाहिए जैसा आप देख सकते हो प्रोडक्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका सर्विस आता है। सर्विस का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज खराबी आती है आपके ऑटोमोबाइल में तो ऑल वर्क शुड बी डन एट एग्रीड प्राइस। जो भी आपने प्राइस का एग्रीमेंट किया है उससे ज्यादा आपको चार्ज ना किया जाए, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, आप जहां पे भी जाते हो सर्विस कराने वहां पे जो एम्प्लॉय है वो आप फ्रेंडली होने चाहिए आपके साथ। कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, मतलब जो आपका प्रोडक्ट की सर्विस की जा रही है उसकी एक कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ठीक है। क्विकनेस होनी चाहिए। क्विकनेस का मतलब कि आप अगर आज अपनी गाड़ी दे के आते हो सर्विस सेंटर में तो कल को आपको कल या परसों में गाड़ी मिल जानी चाहिए या जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो आपकी गाड़ी जो है सही होके मिल जानी चाहिए। उसके बाद क्लीन वर्क, जो भी उसमें वर्क किया जा रहा है वो बहुत ही क्लीन तरीके से होना चाहिए। उसके बाद वेटिंग एरिया हो गया, जैसे आप जाते हो कहीं भी सर्विस लेने के लिए तो वहां पे आपको रुकना पड़ता है, तो अगर आप रुक रहे हो तो उसके लिए एक अच्छे से वेटिंग एरिया आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, दिस कम्स इन द सर्विस, ठीक है।
तो इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्पेशल फीचर्स में अगर आप देखोगे तो गेज, कंट्रोल प्लेसमेंट, सेलुलर फोन, सीडी प्लेयर, ठीक है। अगर हम लोग इन प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो जैसे आपकी गाड़ी है तो गाड़ी में आपके पास गेज हो सकता है, अलग तरीके का कंट्रोल प्लेसमेंट हो सकता है, उसमें फोन लगाने की चीजें हो सकती है, सीडी प्लेयर उसमें हो सकता है गाड़ी में आपके। ये कुछ एक्स्ट्रा या स्पेशल फीचर्स हैं जो आपके ऑटोमोबाइल में होंगे, तो भी एक तरीके से ये क्वालिटी को मेजर करेंगे, ठीक है। अगर जितने ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर आपकी गाड़ी में होंगे वो एक तरीके से जो गाड़ी की क्वालिटी है, ऑटोमोबाइल की क्वालिटी है, उसको दिखाएंगे या उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इससे आपकी सर्विस की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपका सर्विस में लोकेशन, कॉल व्हेन रेडी। तो देखो सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो आप कोई भी गाड़ी अगर दे के आते हो सर्विस सेंटर में तो जैसे ही आपकी गाड़ी बनती है तुरंत आपके पास कॉल आ जाना चाहिए कि आपकी गाड़ी जो है, गाड़ी की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और आप उसको जो है आके ले जा सकते हो। और दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि आप उसको कंप्यूटर से भी डायग्नोज कर सकते हो, आप दिखा सकते हो कि जो आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपकी सर्विस में आता है। उसके बाद अगर हम लोग रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन्स। जैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा ना हो कि तुरंत ही आप आज गाड़ी बना के ले गए और कल आपका फिर दोबारा से खराब हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसके लिए जो सर्विस होना चाहिए, इट शुड बी डन करेक्टली एंड रेडी व्हेन प्रोमिस्ड, ठीक है। जब आपको प्रोमिस किया जा रहा है पर्टिकुलर वर्क के लिए तो वो आपका क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जैसे आपने टायर्स लगाए हैं गाड़ी में तो उसकी एक लाइफ होनी चाहिए कि इतने किलोमीटर के बाद ही ये जो टायर्स हैं वो बेकार होंगे, उससे पहले वो बेकार नहीं होने चाहिए। तो यूजफुल लाइफ जो हमारे पास है, ड्यूरेबिलिटी है आपके टायर्स की, दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूजफुल लाइफ और ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सर्विस की तो सर्विस का मतलब यही होगा कि वर्क्स जो है, कोई भी वर्क अगर आपका है गाड़ी में या किसी भी चीज में तो वो ओवर द टाइम नहीं जाना चाहिए। जो आपका टाइम है उस पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या है, रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक है। प्री रिसीव्ड क्वालिटी का मतलब ये होगा कि जैसे कार के डिफरेंट सारे ब्रांड है, जैसे एक BMW भी ब्रांड है, ठीक है, आपका होंडा भी ब्रांड है। तो हर जो आपका एक प्रोडक्ट है उसका एक ब्रांड नेम है और उसकी एक वैल्यू है, ठीक है। जैसे कोई कार होती है, जैसे अगर एक ही कंपनी 5-5 कार निकालती है लेकिन उसमें से कोई एक ही कार होती है जो कि कुछ अवार्ड विन कर लेती है, तो ये जो चीजें होती है ये हमारी प्रिसीव्ड क्वालिटी को दिखाता है कि उस प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। जैसे हम बाइक की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो बजाज पल्सर है वो बहुत ज्यादा, बजाज की जो सबसे अच्छी बाइक है वो बजाज पल्सर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो प्रिसीव्ड क्वालिटी होती है वो भी एक फैक्टर होती है क्वालिटी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सर्विस क्वालिटी की, तो सर्विस आपकी कन्वीनियंस होनी चाहिए, मतलब आपको ले जाने या कोई सर्विस सेंटर आपके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल होने चाहिए, आप जहां आपकी लोकेशन है उससे नजदीक होना चाहिए, ठीक है। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, जब आप सर्विस कराते हो तो वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, मतलब आप किसी भी सर्विस सेंटर पे लेके जाते हो तो वहां पे आपका काम जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया जाए, ठीक है। और जल्दी से जल्दी जो आपको सर्विस है वो मिले, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइम की बात करते हैं तो टाइम इसी में आ जाता है रिस्पॉन्सिवनेस में कि आपका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है वो आपका कम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एश्योरेंस का मतलब ये होता है, एश्योरेंस का मतलब ये है कि आप जैसे कोई भी गाड़ी है अगर आप बनवा के लाए हो तो वो एश्योर करें आपको कि अब ये खराबी जो है एक टाइम तक नहीं आएगी, या आपको एक पर्टिकुलर एश्योरेंस दी जाए कि इस तरह की दिक्कत अब नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि काफी सारी और भी चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ऑफ सर्विस क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले कन्वीनियंस हो गया, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कन्वीनियंस का मतलब यही कि वाज द सर्विस सेंटर इज कन्वीनियंटली लोकेटेड, मतलब आसपास आपके सर्विस सेंटर है या नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब हो गया कि वाज द प्रॉब्लम इज फिक्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब हो गया कि वेयर कस्टमर सर्विस पर्सनल विलिंग एंड एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आपको क्लियर करे कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिवनेस हो गया। उसके बाद टाइम की बात करें तो हाउ लॉन्ग डिड द कस्टमर वेट, आपको कितना वेट करना पड़ रहा है एक सर्विस सेंटर में, ये भी आपकी सर्विस क्वालिटी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद एश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि डिड द कस्टमर सर्विस पर्सनल सीम्स नॉलेजेबल अबाउट द रिपेयर, कि जो आपका सर्विस कस्टमर आ रहा है सर्विस देने के लिए, ठीक है, उसको आप वो नॉलेजेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कर्टसी। कर्टसी क्या है कि वेयर कस्टमर सर्विस पर्सनल एंड कैशियर फ्रेंडली टू द कस्टमर्स, ठीक है। जो आपके वहां पे जो भी स्टाफ है वो फ्रेंडली है या नहीं है कस्टमर से, इस पे भी बहुत सारी जो सर्विस क्वालिटी है वो डिपेंड करती है, ठीक है। और उसके बाद टेंजिबल्स, टेंजिबल्स का मतलब होगा कि जहां पे आप सर्विस करा रहे हो वो जो एरिया है वो हमारा क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, जो पर्सनल्स हैं वहां पे वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है। तो
अब कुछ चैलेंजेस भी होते हैं सर्विस क्वालिटी में, जैसे आप देख सकते हो कस्टमर एक्सपेक्टेशन व्हेन ऑफन चेंज। जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो हमारा काफी चेंज होती है, ठीक है। डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, अलग अलग तरह के कस्टमर आ सकते हैं जो अलग अलग तरीके की सर्विस क्वालिटी डिमांड कर सकते हैं। ईच कस्टमर कॉन्टैक्ट इज अ मोमेंटम ऑफ ट्रूथ, ठीक है। तो हर जो कस्टमर है उसकी अलग तरीके से डिमांड होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो कस्टमर पार्टिसिपेशन कैन अफेक्ट द परसेप्शन ऑफ द क्वालिटी। जो कस्टमर की पार्टिसिपेशन है वो अफेक्ट कर देती है क्वालिटी को, ठीक है, कि जो हम अगर कस्टमर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्वालिटी पे भी फर्क पड़ सकता है, ठीक है। फेल सेफिंग मस्ट बी डिजाइन इनटू द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम आपका फेल हो जाता है, कहीं पे सर्विस जहां पे आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कोई मशीन आपकी खराब हो जाती है, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर जो है रेक्टिफिकेशन का मेथड होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो आपकी सर्विस है उस पर फर्क ना पड़े, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्वालिटी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्वालिटी की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज होती है डिजाइन, की जो प्रोडक्ट है वो आपका उसकी जो डिजाइन है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है या नहीं है, ठीक है। कंफर्म्स टू द डिजाइन, जो आपका आपने डिजाइन किया है वो आपका जो पर्टिकुलर कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है डिजाइन से, आपने जो भी डिजाइन किया है, ठीक है। आप सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद ईज ऑफ यूज का मतलब हो गया कि कोई भी प्रोडक्ट है तो वो कितना इजीली या कितना कह सकते हैं कि कस्टमर फ्रेंडली है, जिससे कि कस्टमर उसको यूज कर पा रहा है, ठीक है। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वालिटी ऑफ डिजाइन की, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ डिजाइन क्या होता है कि इंटेंशन ऑफ डिजाइनर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड द फीचर इन अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करने जाते हो तो वहां पे आपके पास जो है डिफरेंट तरीके के डिजाइन आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो इंटेंशन होती है डिजाइनर्स की कि एक पर्टिकुलर फीचर को आपके प्रोडक्ट में इंक्लूड करना है या नहीं करना है, ये आपका कहलाता है क्वालिटी ऑफ डिजाइन, ठीक है। दूसरा आपका होता है क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस क्या होता है कि द डिग्री टू विच द गुड्स और सर्विसेज कंफॉर्म्स टू द इंटेंट ऑफ डिजाइनर्स, ठीक है। जितना आपका जो गुड्स और सर्विसेज है जो डिजाइनर का इंटेंट है उससे कितना कंफर्म कर रहा है, दैट इज नोन एज द क्वालिटी ऑफ कंफॉर्मेंस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कंसीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हम क्वालिटी को पुअर रखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप क्वालिटी को पुअर रखेंगे तो क्या क्या आपके लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द लॉस ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस है उसमें आपको लॉस हो सकता है। आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अगली बार आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाला, ठीक है। उसके बाद आती है लायबिलिटी, ठीक है। तो इसमें एक लायबिलिटी भी होती है, अगर कोई भी खराबी आती है तो उसके लिए आप लायबल भी होते हो, ठीक है। पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट आपका खराब होता है तो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्टिविटी। अगर आप क्वालिटी अच्छी नहीं रख रहे हो तो उसमें प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कॉस्ट की। अगर आप क्वालिटी अच्छी नहीं रखोगे, ठीक है, तो कॉस्ट पे भी फर्क पड़ सकता है आपका, या कॉस्ट कई बार हमारा ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले बात आती है यहां पे टॉप मैनेजमेंट की, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी के लिए। उसके बाद जो डिजाइन डिपार्टमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देन देयर इज अ प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट, देन देयर इज अ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट जहां पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो आपकी क्वालिटी इंश्योर कर रहा है। उसके बाद पैकेजिंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट आपका सही तरीके से बन गया लेकिन पैकेजिंग और शिपिंग में वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि पैकेजिंग और शिपिंग में जो आपकी क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स, कई बार मार्केटिंग हमारी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो मार्केटिंग है वो सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद लास्ट आता है आपका कस्टमर सर्विस। प्रोडक्ट आप एक बार आपका मार्केट में बिक गया, उसके बाद भी आपको जो है कस्टमर को रिस्पॉन्स करना है, उसको सर्विस अच्छी प्रोवाइड करनी है, दैट इज नोन एज द कस्टमर सर्विस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी की, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी है उसमें दो कॉस्ट हो सकती है। पहला है फेलियर कॉस्ट, ठीक है। फेलियर कॉस्ट क्या होता है कि कॉस्ट इनकर्ड बाय डिफेक्टिव पार्ट और प्रोडक्ट और फॉल्टी सर्विसेज। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो और अगर वो आपका खराब निकल जाता है तो कस्टमर उसे वापस कर देगा, तो उसकी वजह से एक कॉस्ट आपकी ऐड हो जाती है। अगर आपकी क्वालिटी खराब है तो क्या होगा कि एक कॉस्ट आपके सिस्टम में ऐड हो गई, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका खराब निकल गया या फॉल्टी निकल गया, इसकी वजह से वो आपको वापस करना पड़ा। तो जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी और बाकी सारे जो कॉस्ट उससे एसोसिएटेड थे वो एक तरह से आपका जो है
कॉस्ट जो है इनकर्ड हो गया आपके सिस्टम में, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट which is incurred to fix the problem that are detected before the product service is delivered to the customer, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे आप प्रोडक्ट चेकिंग के ड्यूरेशन में ही आपने देखा कि आपके 100 प्रोडक्ट बन गए थे, लेकिन उन प्रोडक्ट्स के जो सिस्टम था, मतलब जहां पे प्रोडक्शन चल रही थी वहां पे कुछ खराबी थी, इस वजह से जो आपका प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में आपका वो जो कॉस्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट, वो आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या होता है कि ऑल कॉस्ट incurred to fix the problem that are detected after the product service is delivered to the customer। जैसे आपने कोई फोन बेचा, ठीक है। अब उस फोन में क्या होगा कि कुछ खराबी आ गई, तो खराबी आने पे क्या होगा कि कोई कंपोनेंट उसका खराब हो गया होगा या कुछ भी चीज खराब हो सकती है। तो जब कस्टमर आपको सर्विस के लिए देने आएगा तो आपको वो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो चेंज करना पड़ेगा, तो उस कंपोनेंट की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। सो दैट इज बेसिकली द एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट दैट इज एसोसिएटेड विद द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, ओके। तो बेसिकली 3 तरह की कॉस्ट है क्वालिटी कॉस्ट में। एक आपका फेलियर कॉस्ट हो गया, दूसरा इंटरनल कॉस्ट हो गया और तीसरा आपका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अप्रेजल कॉस्ट। तो अप्रेजल कॉस्ट क्या होता है कि अप्रेजल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी दैट इज डिजाइन टू इंश्योर द क्वालिटी और अनकवर डिफेक्ट्स। देयर आर सम सर्टेन एक्टिविटी जो कि हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे या जो डिफेक्ट है वो हमारे पता चल जाए। तो इसकी वजह से भी देयर आर सम कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड दैट इज नोन एज अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होता है कि कोई भी आपकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या कोई भी आपका जो प्रोसेस है उसमें अगर कहीं पे भी डिफेक्ट आने वाला है तो उससे पहले ही आप एक प्रिवेंशन इंश्योर कर लेते हो कि वो आपका पहले ही पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसकी वजह से जो कॉस्ट आपका ऐड होता है या इनकर्ड होता है दैट इज नोन एज द प्रिवेंशन कॉस्ट, ठीक है। जैसे ऑल जो टोटल क्वालिटी की आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो किसी भी पर्सनल्स जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, या टोटल क्वालिटी की जो आप प्लानिंग कर रहे हो, कस्टमर की असेसमेंट कर रहे हो, आप देख रहे हो कस्टमर की क्या नीड है, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल हो गया आपका कि आप प्रोसेस को मेजर कर रहे हो, ठीक है, कि प्रोसेस में जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो ज्यादा तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हो, जैसे कोई भी प्रोडक्ट की आप क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए भी देयर आर सर्टेन कॉस्ट व्हिच विल बी एसोसिएटेड विद दैट, ठीक है। और उसके बाद आपका कुछ और चीजें हो सकती है, जैसे आप अगर किसी डिफेक्ट को प्रिवेंट कर रहे हो तो उसके लिए भी आपकी जो कॉस्ट है वो कुछ हो सकती है, दैट इज नोन एज द प्रिवेंशन कॉस्ट, ओके। सो दीज आर द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी, ठीक है। एथिक्स एंड क्वालिटी। अब हम एथिक्स एंड क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें जो है सब स्टैंडर्ड वर्क हो सकते हैं जिसमें आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है, सब स्टैंडर्ड सर्विस हो गया, पुअर डिजाइन हो गया, ठीक है, सॉडी वर्कमैनशिप हो गया, सब स्टैंडर्ड पार्ट्स एंड मटेरियल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी आती है सब स्टैंडर्ड वर्क में। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या आप सर्विस सही से नहीं दे रहे हो या फिर जो प्रोडक्ट की डिजाइन है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आती है सब स्टैंडर्ड वर्क में, ठीक है। सो हैविंग द नॉलेज ऑफ दिस कि अगर आपका कोई भी चीज इसमें से अगर कोई भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड फेलिंग टू करेक्ट एंड रिपोर्ट इट इन टाइमली मैनर इज अनएथिकल। मतलब अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद भी अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हो कंसर्न पर्सन को जिससे कि ये सही हो पाए, ठीक है, तो ये अनएथिकल हो जाता है। तो इसलिए आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है विद द एथिक्स। उसके बाद हम अगर बात करें क्वालिटी अवार्ड्स की तो यहां पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आपका मैलकॉम क्वालिटी अवार्ड है, ठीक है। उसके बाद आपका डेमिंग अवार्ड है, ठीक है, देयर आर डेमिंग प्राइज, ठीक है, यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड, देयर आर 3 or 4 अवार्ड्स दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द क्वालिटी ऑन द ग्लोबल बेसिस, ठीक है। ग्लोबल बेसिस में 3 या 4 अवार्ड होते हैं जो दिए जाते हैं क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? जैसा आप टर्म से ही देख पा रहे होगे कि टोटल का मतलब हो गया सारे, क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि सारे लोगों को इंक्लूड करके अगर जो क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलेंगे, ठीक है। सो द फिलोसफी दैट इन्वॉल्व एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन का हर
जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, इन अ कंटिन्यूअल एफर्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड अचीव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे वर्किंग एम्प्लॉय हैं, अगर वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड फॉर अचीविंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देन इट इज नोन एज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो अगर सबसे पहली चीज करें कि वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट कस्टमर वांट्स, ठीक है। सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू डिजाइन अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट मीट्स और एक्सीड्स द कस्टमर डिमांड, ठीक है। जो भी कस्टमर की डिमांड है या जो भी कस्टमर चाहता है, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना देते हो जो उस कस्टमर की जो डिमांड है उसको फुलफिल करे या उस कस्टमर की डिमांड को एक्सीड कर जाए, कि उसकी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा ही हो उस प्रोडक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दैट, ये भी हमारा टीक्यूएम का अप्रोच है, जिसमें हम पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि जो हमारा कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसको वो फुलफिल कर पाए, ठीक है। उसके बाद है डिजाइनिंग द प्रोसेसेस दैट फैसिलिटेट डूइंग द जॉब राइट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद हमें इस तरीके से जो अपनी फैसिलिटी है वो लगानी है, या जो डिजाइन प्रोसेस है उनको इस तरीके से डिजाइन करना है कि जो हम पहली बार जॉब करें तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आए वो सही निकल के आए, ठीक है। उसके बाद आता है कीप ट्रैक ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका आपको ट्रैक रखना है, क्योंकि कई बार आपको हिस्टोरिकल डेटा की जरूरत पड़ जाती है फॉर सम क्वालिटी प्रॉब्लम्स। कई बार क्वालिटी प्रॉब्लम्स आती है, वहां पे आपको हिस्टोरिकल डेटा आपको चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड दीज कंसेप्ट्स टू द सप्लायर्स। अगर आप अपने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, तो आप जहां से आप सामान खरीद रहे हो या आपके जो भी सप्लायर हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा नहीं बनता है, आप कई जगह पे असेंबली करते हो तो वहां पे आपके बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे तो क्वालिटी मेंटेन ही रखनी है, साथ के साथ आपको ये भी चेक करना है कि आपके जो भी सप्लायर हैं या जहां से आपकी सप्लाई आ रही है वहां पे भी जो क्वालिटी हो वो एश्योर हो, जिससे जो भी आप प्रोडक्ट यूज करेंगे उनकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी, और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा उसकी ओवरऑल क्वालिटी काफी अच्छी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द टीक्यूएम। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं टीक्यूएम के? तो टीक्यूएम में सबसे पहला होता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस हम क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करते हैं इसमें। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे कॉम्पिटिट करते हुए प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय को हम एम्पावर कर देते हैं जिससे वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी को मेंटेन रख पाए, ठीक है। उसके बाद आता है टीम अप्रोच, इसमें लोग टीम में काम करते हैं जिससे कि हम कंटिन्यूअस क्वालिटी का इंप्रूवमेंट कर पाए, ठीक है। उसके बाद आता है डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है। तो जो डिसीजन ले जाते हैं वो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ले जाते हैं कि क्या फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहां पे डिसीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ टूल्स, कुछ क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स होते हैं उनकी नॉलेज की यहां पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सप्लायर की क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है, ठीक है, कि सप्लायर की क्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है। चैंपियन का मतलब है कि आपको चैंपियन बनना है, यहाँ पे क्वालिटी में चैंपियन बनने की कोशिश की जाती है। जितने भी सेम कैटेगरी के ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आपको कंपीट करना होता है, एंड यू हैव टू बिकम अ चैंपियन ऑन ऑल ओवर दैट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वालिटी एट द सोर्स, जहां पे आपके सोर्सिंग हो रही है वहीं पे आपको क्वालिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है, वहीं से आपको क्वालिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो ये सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं टीक्यूएम के, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सप्लायर। सप्लायर के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, सप्लायर की भी क्वालिटी आपको क्या करनी होती है, मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि आपको रेगुलरली जो है अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते रहना है, ठीक है। सो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। लगातार आप जो है अपनी क्वालिटी को इनपुट्स और आउटपुट्स को कंपेयर करते हुए अपनी क्वालिटी को आपको लगातार क्या करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। सो काइजन का हम कई बार यूज करते हैं, दैट इज काइजन मींस द, एक जापानीज वर्ड है काइजन, जिसका मतलब ही होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो अगर हम क्वालिटी ऑफ एट द सोर्स की बात करें तो क्वालिटी एट द सोर्स का मतलब यह हुआ कि द फिलोसफी ऑफ मेकिंग ईच वर्कर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ हिज और हर वर्क, दैट इज नोन एज द क्वालिटी एट द सोर्स। मतलब जो भी कोई काम कर रहा है एक पर्टिकुलर, तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए या उस पर्टिकुलर वर्क की क्वालिटी के लिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी एट द सोर्स, ठीक है।
तो उसके बाद इनिशियली हमारे पास जो है बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल्स के टूल्स थे। इनिशियली हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में TQM लगाया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लगाया, और उसके बाद जब ये कंसेप्ट हमारा थोड़ा सा एडवांस हो गया तो हमारे पास एक नई क्वालिटी कंसेप्ट निकल के आया जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्स सिग्मा। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा क्या होता है? सिक्स सिग्मा एक तरीके से हमारा एक क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक है जहां पे हम जो हमारा डिफेक्ट है उसको 3.4 कर देते हैं पर मिलियन में। 1 मिलियन में अगर आपका हैविंग डिफेक्ट नॉट मोर देन 3.4 पर मिलियन, अगर आपका डिफेक्ट एक पर्टिकुलर उसमें 3.4 मिलियन से कम है, ठीक है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? सिक्स सिग्मा के थ्रू इस चीज को हम इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअली अगर हम बात करें तो प्रोग्राम जो हम लोग डिजाइन करते हैं, जो भी प्रोग्राम इसमें सिक्स सिग्मा में डिजाइन होते हैं, दैट इज डिजाइन टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद इट रिक्वायर द यूज ऑफ सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स। कुछ टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जिनको हम लोग सिक्स सिग्मा में यूज करते हैं। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा क्या होता है? सिक्स सिग्मा बेसिकली एक बिजनेस प्रोसेस होता है फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी, रिड्यूसिंग द कॉस्ट। क्वालिटी आपको इंप्रूव करनी है, कॉस्ट आपको रिड्यूस करना है, एंड इंक्रीजिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए हमेशा जो आपका गोल है वो वही रहेगा। आपको क्या करना है? क्वालिटी इंप्रूव करनी है, आपको क्या करना है? कॉस्ट आपको रिड्यूस करनी है, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो अगर आप इस लेवल पे आ जाते हो कि जब आपके पर मिलियन में 3.4 से कम डिफेक्ट आने लगे, तो इसका मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपने सिक्स सिग्मा अचीव कर लिया है। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा के बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं जैसा आप जानते हो। ठीक है, तो देयर आर सिक्स सिग्मा प्रोग्राम्स दैट आर बेसिकली स्पेशलाइज इन इंप्रूविंग द क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, टू सेव द टाइम, टू कट द कॉस्ट। ठीक है, और कहां पे हम यूज करते हैं सिक्स सिग्मा को, कहां पे एम्प्लॉय करते हैं? तो जितने भी पूरे आप कह सकते हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीजें होती हैं हर जगह पे हम लोग इस सिक्स सिग्मा को एम्प्लॉय करते हैं। जैसे सबसे पहले डिजाइन में हम वहां पे डिजाइन को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन में जहां पे आपके प्रोडक्शन हो रही है वहीं पे हम क्वालिटी को चेक करते हैं, वहीं पे हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं प्रोडक्शन में। उसके बाद आता है आपका सर्विस देखते हैं हम। अगर आपने एक बार प्रोडक्ट हमारा बेच दिया है, ठीक है, तो उसके बाद सर्विस आपको अच्छी प्रोवाइड करनी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो आपके प्रोडक्शन में या जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री आ रही है उसको भी, उसकी क्वालिटी भी क्या करनी है? आपको मेंटेन रखनी होती है। उसके बाद आता है डिलीवरी का मतलब है कि आपको टाइमली जो है चीजें डिलीवर करनी है अपने कस्टमर को। तो ये आपका सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है? तो ये एक्चुअली आपको प्रोवाइड करता है स्ट्रांग लीडरशिप। ठीक है, ये डिफाइन करता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को, ये सेलेक्ट करता है प्रोजेक्ट, इट विल सेलेक्ट प्रोजेक्ट लाइकली टू सक्सीड। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो सक्सीड करेगा, तो वो आप सिक्स सिग्मा के थ्रू आइडेंटिफाई करते हो। सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग द एप्रोप्रिएट पीपल, बहुत सारे लोगों को कंपनी में ट्रेनिंग दी जाती है सिक्स सिग्मा की, जिससे कि वो क्वालिटी को ऑप्टिमाइज कर पाए। ठीक है, सो सिक्स सिग्मा, अगर हम सिक्स सिग्मा टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो इट इंप्रूव द प्रोसेस परफॉर्मेंस, जो प्रोसेस परफॉर्मेंस होता है उसको ये इंप्रूव करता है। इट रिड्यूस द वेरिएशन जो आपके प्रोसेसेस में है उसको रिड्यूस करता है। यूटिलाइजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का हम लोग यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस द डिफेक्ट। ओके, it will also design a certain strategy for a particular process। ठीक है, so designing a structured improvement strategy, कोई भी प्रोसेस है तो उसके लिए एक हम स्ट्रक्चर्ड इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा की टीम में कौन कौन से लोग हो सकते हैं? तो सिक्स सिग्मा की टीम में हमारे पास टॉप मैनेजमेंट हो सकता है, प्रोग्राम चैंपियंस हो सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में जो चैंपियन है वो हो सकते हैं। ठीक है, मास्टर ब्लैक बेल्ट्स हो सकते हैं, जो इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं सिक्स सिग्मा में, जैसे आपका ब्लैक बेल्ट्स हो गया, ग्रीन बेल्ट्स हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेशन होगा, तो वो सारे लोग जो सिक्स सिग्मा की टीम है उसमें इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉप मैनेजमेंट होता है, फिर जो भी आपका प्रोग्राम है उसके जो चैंपियंस हैं वो इंक्लूड होंगे, उसके बाद जो आपके मास्टर्स हैं या जिन्होंने ब्लैक बेल्ट ले रखी है सिक्स सिग्मा में वो इंक्लूड होंगे, ग्रीन बेल्ट्स वाले भी इंक्लूड हो सकते हैं और सम अदर वर्कर्स भी इंक्लूड होंगे। तो ये आपकी सिक्स सिग्मा की टीम होती है। सिक्स सिग्मा का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? डिफाइन करना होता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप डिफाइन करोगे। देन यू विल मेजर, ठीक है,
मेजर करोगे उसको, ठीक है, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको मेजर करोगे, देन यू विल एनालाइज, ठीक है, देन यू विल इंप्रूव एंड देन आफ्टर यू विल कंट्रोल। ओके, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं DMAIC, ठीक है। तो जो सिक्स सिग्मा की प्रोसेस होती है उसमें हम लोग DMAIC का यूज करते हैं। वी विल डिफाइन आवर प्रॉब्लम, वी विल मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स, वी विल एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वी विल सजेस्ट द इंप्रूवमेंट, देन आफ्टर वी विल कंट्रोल, ठीक है। सो इट इज नोन एज DMAIC, ठीक है। सो DMAIC इज अ सिक्स सिग्मा प्रोसेस, ठीक है। DMAIC is a process to implement the Six Sigma in the organization. Okay. So what are the obstacles for implementing TQM? अगर हम TQM implement करने की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हो सकता है लैक ऑफ कंपनी वाइड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर चेंज, ठीक है, कस्टमर फोकस, रियल एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, टाइम टू डेवलप द क्वालिटी इनिशिएटिव एंड द लीडरशिप। दीज आर द लैक दैट मे बी ऑब्जेक्टिकल्स इन इंप्लीमेंटिंग द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट in your organization. Okay, there may be some other obstacles also like poor inter organizational communication, ठीक है, अगर communication की प्रॉब्लम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो view of quality as quick fix, emphasize on short term financial result, अगर short term पे आप बिलीव कर रहे हो तो वहां पे आपको जो TQM है इंप्लीमेंट करने में दिक्कत हो सकती है। इंटरनल पॉलिटिक्स एंड टफ वॉर्स भी हो सकते हैं, कुछ चीज की वजह से भी जो TQM है उसको इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें बेसिक स्टेप्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी विल डिफाइन द प्रोग्राम एंड एस्टेब्लिश एन इंप्रूवमेंट गोल। एक प्रोग्राम को हम लोग डिफाइन करेंगे और एक इंप्रूवमेंट गोल को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। देन वी विल डिफाइन मेजर्स एंड कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्ट करेंगे और हम बाकी सारी चीजें मेजर करेंगे उस प्रोसेस की। देन वी विल एनालाइज द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। देन वी विल ट्राई टू जनरेट द पोटेंशियल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, जो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस है उसको हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। देन वी विल चूज अ सॉल्यूशन, उसके बाद एक सॉल्यूशन चूज करेंगे। देन वी विल इंप्लीमेंट दिस सॉल्यूशन, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन आपने इंप्लीमेंट कर दिया, आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, आपने मेजर कर ली प्रॉब्लम, उसका डेटा कलेक्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया प्रॉब्लम को, उसके बाद आपने एक पोटेंशियल सॉल्यूशन भी सजेस्ट कर दिया, ठीक है। और सॉल्यूशन सजेस्ट करने के बाद आपने एक सॉल्यूशन चूज भी कर लिया, देयर में बी मेनी सॉल्यूशंस ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, उसमें से एक आपने चूज भी कर लिया, उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया। लेकिन आपकी मेन चीज होती है उसको इंप्लीमेंट करने के बाद उसको मॉनिटर करना, ओके। सो मॉनिटर द सॉल्यूशन टू सी इफ इट अकम्प्लिश द गोल, ठीक है। जो आपने गोल डिसाइड किए थे उस सॉल्यूशन के थ्रू वो आपके पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो भी आपने गोल डिसाइड किया था वो आपके पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है PDSA साइकिल, ठीक है। तो PDSA साइकिल का हम लोग यूज करते हैं फॉर द इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी, ठीक है। और इसमें हम PDSA जैसा कि नाम है यहाँ पे PDSA, P फॉर प्लान, D फॉर डू, S फॉर स्टडी एंड A फॉर एक्ट। सो दिस इज नोन एज अ PDSA साइकिल, ठीक है। और PDSA साइकिल में हम लोग किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो वी हैव टू सेलेक्ट अ प्रोसेस, पहले एक सेलेक्ट करनी है आपको प्रोसेस, देन स्टडी करनी है उसकी और या डॉक्यूमेंट बनाने हैं उसके, जो भी है आपका डेटा है, ठीक है, वो आपको मेंटेन करना है। सीक वेज टू इंप्रूव इट, ठीक है, आपको ये देखना है कि किस तरीके से उसको इंप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद डिजाइन एंड इंप्रूव प्रोसेस, उसके बाद आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसमें से कोई भी जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको लेना है और उसके लिए आपको डिजाइन करना है एक इंप्रूव्ड प्रोसेस का। उसके बाद इंप्लीमेंट ऑफ द इंप्रूव्ड प्रोसेस, जहां पे भी आपको वो पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वहां पे आपको इंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है, जिस भी प्रोसेस को आपने सेलेक्ट किया है। देन यू हैव टू ऑल्सो इवेल्युएट द रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स उस प्रोसेस के इंप्रूवमेंट के बाद आ रहे हैं उसको आपको मेजर भी करना है, ठीक है। देन यू हैव टू मेक अनदर डॉक्यूमेंटेशन, ओके। सो बाय दिस वे यू कैन यूज द प्रोसेस इंप्रूवमेंट साइकिल, ओके। सो प्रोसेस इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट आपका क्या होता है, अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू इंप्रूविंग अ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस मैपिंग भी करते हैं हम इसमें हम प्रोसेस को एनालाइज भी करते हैं और उसके बाद हम प्रोसेस को रीडिजाइन करते हैं, ठीक है। तो देयर मे बी सम टूल्स ऑफ द प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू इंप्रूविंग अ प्रोसेस, जिसमें आपका आता है प्रोसेस मैपिंग
एनालाइज द प्रोसेस, रीडिजाइन द प्रोसेस, ठीक है। देयर आर सम टूल्स दैट इज आल्सो यूज्ड, जैसे देयर आर नंबर ऑफ टूल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ठीक है। सम क्वालिटी टूल्स हो सकते हैं और सम अदर टूल्स भी हो सकते हैं। टूल्स ऐड इन डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन एंड प्रोवाइड द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली जो टूल्स यूज करते हैं उससे आपको जो डिसीजन है वो लेने में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आती हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्वालिटी सर्कल्स के बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वालिटी सर्कल? क्वालिटी सर्कल क्या होता है कि एक्चुअली क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वालिटी सर्कल क्रिएट किया जाता है फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी इन अ पार्टिकुलर प्रोसेस। जो भी पार्टिकुलर प्रोसेस है वहां पे हमें अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो उसके लिए हम लोग क्वालिटी सर्कल्स बना देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि इट इज अ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कंसेप्ट। इसमें लोग खुद ब खुद पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इट इज इन जापान दैट दिस वाज कंसेप्टराइज्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स पोटेंशियल, ठीक है। ये पहले जापान में यूज हुआ था जहां पे ये काफी सक्सेसफुल हुआ था, ये जो क्वालिटी सर्किल का कंसेप्ट है, ठीक है, जिससे हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय द ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। तो जो क्वालिटी कंट्रोल का जो कंसेप्ट था वो 1960 में आया था जापान से, ठीक है। और एडवर्ड डेमिंग एंड जोसेफ जुरान ने ये जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल का कंसेप्ट है इसको दिया था, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल एक्चुअली एक वॉलंटरी ग्रुप होता है जिसमें अगर कोई भी बंदा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है तो वॉलंटरीली वो आगे आ सकता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, बाय गिविंग पार्टिसिपेशन टू अदर पीपल्स आल्सो, ठीक है। सो क्वालिटी कंट्रोल इज अ वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पीपल हु मीट्स टुगेदर on a regular basis to identify, analyze and solve the quality, productivity, cost reduction, safety and other problems in their work area, ठीक है, leading to the improvement in the performance and enrichment of the वर्क लाइफ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि जो क्वालिटी सर्कल्स है उसमें हम क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, सेफ्टी मेजर्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके वर्क एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप क्वालिटी सर्कल के थ्रू क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली जो आइडियल साइज होता है क्वालिटी सर्कल का वो 10 मेंबर्स का होता है, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, द मेंबर्स में बी मोर देन 10 इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट इट इज अ वॉलंटरीली ग्रुप, दैट मींस एवरीवन कम्स बाय हिज ओन, कोई कंपल्सन नहीं होती है यहाँ पे। अगर आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है अपनी प्रोसेस में, आप उसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप वॉलंटरीली आगे आते हो और एक पीपल्स का ग्रुप बनाते हो जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें ऑब्जेक्टिव्स की कि क्वालिटी कंट्रोल्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो देखिए क्वालिटी सर्कल्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो क्वालिटी सर्कल्स के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इट इज टू रिड्यूस द एरर एंड इनहेंस द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आपको एरर कम करनी है, ठीक है, जो भी एरर आपके पर्टिकुलर प्रोसेस में आ रहा है उसको कम करना है, क्वालिटी आपको बढ़ानी है, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है। इंस्पायर मोर इफेक्टिव टीम वर्क, यहां पे आपको इंस्पायर करना है टीम वर्क के लिए, क्योंकि ये चूंकि वॉलंटरीली ग्रुप होता है तो हर कोई अपने आप से आगे आता है, तो ये टीम वर्क को भी प्रमोट करता है, ठीक है। इट विल आल्सो प्रमोट द जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन, यहां अपने आप लोग थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं, तो ये क्या करता है, जॉब इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करता है या पार्टिसिपेशन ऑफ द जो एम्प्लॉय है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। इट विल आल्सो इंक्रीज द एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय के मोटिवेशन को इंक्रीज करता है। इट क्रिएट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका एक तरीके से एम्प्लॉय के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को क्रिएट करता है, ठीक है। इट बिल्ड एन एटीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम प्रिवेंशन, ठीक है, और प्रॉब्लम प्रिवेंशन के एटीट्यूड को बिल्डअप करता है जिससे कि प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंप्रूव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी सर्कल्स की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो आपका इंप्रूव होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग वॉलंटरीली इन्वॉल्व होते हैं, तो आपस में जो आपका जो नॉलेज है उसको शेयर करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, एक दूसरे की नॉलेज बढ़ती है, ठीक है।
इट ऑल्सो डेवलप द हार्मोनियस मैनेजर वर्कर रिलेशनशिप, चूंकि इसमें मैनेजर लेवल से लेके कोई भी वर्कर तक का बंदा हो सकता है क्वालिटी सर्कल में, तो एक्चुअली एक हार्मोनियस जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करता है मैनेजर और वर्कर के बीच में। इट विल ऑल्सो प्रमोट पर्सनल एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, पर्सनल और लीडरशिप डेवलपमेंट को भी ये प्रमोट करता है, ठीक है। इट डेवलप्स अ ग्रेटर सेफ्टी अवेयरनेस, ठीक है, सेफ्टी अवेयरनेस को भी डेवलप करता है, कॉस्ट रिडक्शन कम करता है, आपको सॉरी इट प्रमोट्स द कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है एटीट्यूड चेंज में, ठीक है। ये क्या करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जिससे जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनके अंदर ये भावना आती है कि साथ में काम करना है और या साथ में किसी भी प्रॉब्लम को का जो सॉल्यूशन है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर देते हैं यहां पे बेसिक जो क्वालिटी टूल्स हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सर्टेन टूल्स की जरूरत पड़ती है, तो उन टूल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो जो बेसिक टूल्स हैं, सबसे पहला आपका फ्लो चार्ट्स होता है, दूसरा आपका चेक शीट्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स का आप यूज करते हो, ठीक है, पैरेटो चार्ट्स का आप यूज करते हो, स्कैटर डायग्राम्स का यूज करते हो, कंट्रोल चार्ट्स का यूज करते हो, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम या इशिकावा डायग्राम का आप यूज कर सकते हो, या रन चार्ट्स का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके बेसिक जो है क्वालिटी टूल्स होते हैं जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे ये क्वालिटी टूल्स यूज किए जाते हैं फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इन क्वालिटी जो टूल्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेक शीट्स, दिस इज द पैरेटो एनालिसिस, ठीक है। तो ये पैरेटो एनालिसिस है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट किसकी वजह से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल चार्ट्स का हम लोग यूज करते हैं जिसमें आपकी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट ये होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका काउज एंड इफेक्ट डायग्राम या इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम है उसका काउज आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके थ्रू जो प्रॉब्लम है उसको करेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद रन चार्ट देख सकते हो आप, रन चार्ट से भी हम लोग जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रैकिंग द इंप्रूवमेंट को भी ट्रैक भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो जो मेथड होता है बेसिकली हमारा क्वालिटी कंट्रोल में, मेथड ऑफ जनरेटिंग जो आइडिया होता है, आइडिया कैसे जनरेट करते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मीटिंग बुलाते हैं बहुत सारे लोगों की और बहुत सारे लोग वहां पे अपना सजेशन देते हैं और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी सर्कल, जैसा मैंने बताया कि 10 या 10 से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, जो कि मैनेजर लेवल से लेकर वर्कर लेवल तक कोई भी हो सकता है इसमें, और ये वॉलंटरी ग्रुप होता है। इसमें आपकी कई सारी चीजें निकल के आती है, किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकल के आता है। इंटरव्यूइंग, कई बार हम बुला के भी प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, ठीक है। बेंचमार्किंग, एक अपना स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका टीम क्वालिटी सर्कल्स की अगर बात करें तो क्वालिटी सर्कल्स में आपका बेसिकली टीम अप्रोच काम करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बात करी हमने क्वालिटी की, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वालिटी सर्टिफिकेशन की, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हमने कुछ सर्टिफिकेशन या बेंचमार्किंग सेट करने के लिए हमने कुछ सर्टिफिकेशंस लेके आए हैं जिनको हम बोलते हैं ISO, ठीक है। तो ISO की अगर हम बात करें तो जो ISO में है हमारे पास बेसिकली 2 सीरीज हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो ISO सर्टिफिकेशन है वो है 9000, ठीक है। ISO 9000 क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, क्रिटिकल टू इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ISO 9000 का, ठीक है, जिससे क्वालिटी की एश्योरेंस होती है, ठीक है। और एक क्वालिटी को हम लोग एक बेंच मार्किंग कर देते हैं इसके थ्रू कि ISO 9000 से अगर कोई चीज सर्टिफाइड है तो इसका मतलब जो एक पर्टिकुलर बेंच मार्किंग है उस बेंच मार्किंग की जो क्वालिटी है वहां पे हमने मेंटेन की हुई है, ठीक है। उसके बाद ISO 14000 है, ठीक है। ISO 14000 बेसिकली आपका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो रिलेटेड है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस से, ठीक है। तो अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग द कंपनीज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इज नोन एज ISO 14000। तो ये 2 बेसिकली स्टैंडर्ड हैं जो यूज होते हैं क्वालिटी सर्टिफिकेशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ISO 9000 स्टैंडर्ड्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं,
ठीक है। तो देखिए ISO 9000 स्टैंडर्ड्स की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि आपके यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मैनेजमेंट की कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है, देयर शुड बी सम रिसोर्सेज विच शुड बी अवेलेबल, ठीक है, देयर शुड बी सम रियलाइजेशन, ठीक है, और कुछ रेमेडियल टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए ISO 9000 के सर्टिफिकेशन लेने के लिए, ठीक है। ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिकली जो ISO 9000 है वो किस पे हमारा फोकस करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले ये फोकस करता है कस्टमर पे, ठीक है। सो इट इज अ कस्टमर फोकस, ठीक है। इट इंप्रूव द लीडरशिप क्वालिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इंप्रूव द पीपल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इट ऑल्सो इंप्रूव द प्रोसेस अप्रोच, ठीक है, जो किसी भी प्रोसेस को करने की अप्रोच उसको इंप्रूव करता है। सिस्टम्स अप्रोच टू द मैनेजमेंट, इट फोकसेस ऑन द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ठीक है। फैक्चुअल अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओके, एंड इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बिल्डिंग द सप्लायर रिलेशनशिप, ठीक है। तो सप्लायर रिलेशनशिप को भी बिल्ड करने के लिए काफी जरूरी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ISO 14000 की, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ISO 14000 बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर असेसिंग द कंपनीज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, ठीक है। स्टैंडर्ड्स जो बेसिकली होते हैं वो 3 मेजर एरियाज होते हैं स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेशंस एंड एनवायरमेंट सिस्टम्स, ठीक है। तो ISO 14000 की हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसमें बेसिकली हम लोग सिस्टम्स डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज इनटू बिजनेस प्लानिंग, ठीक है। तो आपको एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज जो अब आप बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हो उसी समय आपको क्या करनी है, एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज आपको डिफाइन करनी होती है, ठीक है, कि आपका जो कंपनी है उससे ज्यादा पॉल्यूशन ना हो, ठीक है, या पॉल्यूशन का आप लेवल सेट कर देते हो उससे ज्यादा पॉल्यूशन आपका नहीं होना चाहिए। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि आपको कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी, आपको एक ऐसा प्रोसेस डिजाइन करना है जिसमें आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लीस्ट खर्च हो, ठीक है, या एनर्जी का आप लीस्ट यूज करें, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें आता है आपका इन्वायरमेंटल सिस्टम्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल सिस्टम्स क्या होता है, किसी भी कंपनी में जब प्रोडक्शन होता है तो वहां पे हो सकता है कि कॉइल हो सकता है, कोई फ्यूल बर्न हो रहा हो, ठीक है, या कई सारी चीजें हमारे पास वहां होती है, प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ एमिशंस भी हमारे निकलते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हम लेते हैं एनवायरमेंटल सिस्टम्स में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वी विल मेजरिंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग द एमिशंस, इफ्लुएंट्स एंड अदर वेस्ट। कोई भी वेस्ट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहा है तो उसका हम ध्यान रखते हैं यहाँ पे एनवायरमेंटल सिस्टम में, और इसकी वजह से जो सर्टिफिकेशन आपको मिलता है दैट इज ISO 14000, ठीक है। अब हम बात करने वाले इंस्पेक्शन इन द क्वालिटी, ठीक है। देखो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इंस्पेक्शन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को इंस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं बता सकते हो कि उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो जो एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग कंफॉर्मेंस और नॉन कंफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इज फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन। किसी भी चीज को आप यूज करके ही चेक कर सकते हो कि उसकी जो कंफॉर्मेंस है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो इस चीज को बोलते हैं इंस्पेक्शन, ठीक है। तो इंस्पेक्शन हमारी यहाँ पे हर स्टेज पे होती है, ठीक है। बाय इंस्पेक्शन अ मैनेजर सीक्स टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी और नॉन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, इंस्पेक्शन के थ्रू ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आइदर इट विल बी एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर और इट विल बी नॉन एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर, ठीक है। सो देयर में बी सम पार्ट्स ऑल्सो, हमेशा प्रोडक्ट नहीं होता है, तो देयर में बी सम पार्ट्स, देयर में बी सम प्रोडक्ट्स और देयर में बी सम सर्विसेज, ठीक है। तो जब आप उसको इंस्पेक्ट करते हो तभी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वो आपके कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन इज यूजुअली ए स्पेसिफिकेशन विच इज कॉल्ड इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, और अगर आपका जो प्रोडक्ट है या जो अगर आपका सर्विस है उस एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सो इंस्पेक्शन इज मेड बाय कंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू द स्टैंडर्ड दैट इज सेट, ठीक है। तो कोई भी जो इंस्पेक्शन है वो इस तरीके से किया जाता है कि जो उसकी क्वालिटी है उसको हम कंपेयर करते हैं टू द सेट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और अगर वो सेट स्टैंडर्ड से कम आ रहा है तो उस केस में वो जो लॉट है उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, या जो भी प्रोडक्ट है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर उसमें हम इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द
फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि द चैलेंज इज टू कीप इंस्पेक्शन कॉस्ट मिनिमम, क्योंकि देखो जब आप इंस्पेक्शन करते हो तो ऐसा नहीं कि आपके कंपनी में अगर 1000 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप हर प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करोगे इंडिविजुअली, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्या करते हो, आप कुछ प्रोडक्ट, आप पूरा एक लॉट लेते हो, उसमें से कुछ प्रोडक्ट लेते हो और उन कुछ प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, इंस्पेक्ट करते हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम हर प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी कॉस्ट है, इंस्पेक्शन कॉस्ट, वो भी इंक्रीज हो जाएगी और टाइम भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम भी बढ़ेगा हमारा और उसकी जो कॉस्ट है, इंस्पेक्शन कॉस्ट, वो भी बढ़ेगी, ठीक है। सो इन अ सर्टेन केसेस एवरी पार्ट इज इंस्पेक्टेड, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है वहां पे हम हर पार्ट को इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज 100% इंस्पेक्शन। तो 100% इंस्पेक्शन हर प्रोडक्ट का नहीं होता है, कुछ जो सर्टेन पार्ट्स होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बहुत ही प्रिसीजन चाहिए होता है, वहां पे हम 100% इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। व्हेन इट इज लेस देन 100% देन इट इज कॉल्ड एज पार्शियल और सैंपलिंग इंस्पेक्शन। उसको हम सैंपलिंग इंस्पेक्शन या पार्शियल इंस्पेक्शन बोलते हैं। अगर 100% से कम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मतलब अगर हर पार्ट का नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम पार्शियल इंस्पेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो पार्ट्स विथ हाई वैल्यू and those having tendency to run into large number of reject are normally subjected to the 100% inspection। तो ऐसा कोई भी पार्ट है जो कि प्रिसीजन पार्ट है या जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, या जिसके रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, 100% इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। अब बात आती है व्हेन टू इंस्पेक्ट, कि इंस्पेक्ट आपको कब करना है, ठीक है। तो इंस्पेक्ट कब करना है, इंस्पेक्शन इज डिजायर्ड एट फिनिश प्रोडक्ट एंड पार्ट्स टू नो दैट द करेक्ट पार्ट्स आर टू बी असेंबल्ड और प्रोडक्ट आर राइट व्हेन इट इज सेव्ड, ठीक है। तो इंस्पेक्शन आप कई जगहों पे कर सकते हो या कब कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पार्ट्स जो आप असेंबल करने वाले हो उसको आपको वहां पे इंस्पेक्ट करना है कि असेंबली आपकी सही हो रही है या नहीं हो रही है, सही पार्ट्स की असेंबली हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो वहां पे भी आपको चेक करना होता है, वहां पे भी एक बार इंस्पेक्शन करना होता है कि जो आपका प्रोडक्ट बना है वो आपकी क्वालिटी को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको फिर उसको रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। तो बिफोर शिपिंग यू हैव टू इंस्पेक्ट दैट द करेक्ट प्रोडक्ट इज शिप्ड टू द कस्टमर, ठीक है। उसके बाद आता है बिफोर एन एक्सपेंसिव प्रोसेसिंग, ठीक है। कोई भी अगर आप, जैसे कई बार प्रोडक्ट क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट बनने के बाद उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करने होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होते हैं या बहुत महंगे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब पता चला आपने प्रोडक्ट ले लिया और प्रोडक्ट आपका बन गया, उसके बाद आपने उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसिव प्रोसेस कर दी, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा कि उसके बाद पता चला कि जो आपका प्रोडक्ट था वो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं कर रहा था। तो इससे क्या होगा कि जो आपने एक्सपेंसिव प्रोसेसिंग करी है जिसमें आपकी काफी कॉस्ट गई है वो आपकी वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा प्रोडक्ट को, अगर कोई आप एक्सपेंसिव प्रोसेसिंग करने वाले उससे पहले, तो उससे पहले आपको चेक कर लेना है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स periodically so that all possible errors आर कन्फाइंड टू द स्मॉल क्वांटिटी। जो भी आपकी मशीन आप यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिक मशीन, तो उसका जो आउटपुट है उसको आपको पीरियोडिकली चेक करते रहना है, जिससे कोई भी अगर काउस हमारा, अगर कोई भी एरर हमारा आने वाला है या कोई भी डिफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है तो उससे पहले ही हम क्या कर लें, उसको हम प्रिवेंट कर लें, ठीक है। उसके बाद आता है बिफोर एन ऑपरेशन दैट कैन नॉट बी अनडन, ठीक है। तो कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो एक बार हमने अगर प्रोडक्ट पे परफॉर्म कर दिए तो उसके बाद फिर वापस नहीं कर सकते हैं, तो उससे पहले भी आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि इंस्पेक्शन आपको कब करना है, ठीक है। उसके बाद वेयर टू इंस्पेक्ट, ठीक है। तो देखो इंस्पेक्ट हम कई जगहों पे कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको जो प्रोसेस है वहां पे भी आपको इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। जहां पे आपका प्रोडक्ट रेडी हो रहा है वहां पे भी आपको इंस्पेक्ट करना है और आपको डिलीवरी पे भी इंस्पेक्ट करना है। सो इंस्पेक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द 5th यूनिट। देख रहा हूं अभी।